इस बार आया है। खैर, चलते हैं अगले विषय के ऊपर। अब 19 तारीख का वोटिंग तो आ गया सामने। 17 तारीख को पहला दौर खत्म हो जाएगा, ये प्रचार-प्रसार का। कोई मुद्दा धनंजय बाबू चिपका नहीं। महिला आरक्षण हो, राम मंदिर हो, फलाना हो, ढिगाना हो, पुलवामा दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की, हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। कल बोला कि हम घुस के मारेंगे, हमने मारा है। तो एक तरह से इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ भाई, हम दूसरों के घरों में जाके, दूसरे देशों में जाके हम मार रहे हैं। और जब दूसरे देश वाले कहते हैं कि हमारे घर में आके मार रहे हो, तो फिर ये इनका विदेश मंत्रालय चिल्लाता है, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, हम किसी घर में जाके नहीं मार रहे हैं। भाई अपने प्रधानमंत्री से पूछो ना, वो कहता है मार रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह कहते हैं हम दूसरे देशों में जाके मार रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं। विदेश मंत्रालय कहता है हम तो नहीं मार रहे, हमारी नीति नहीं है। ये कैसा विरोधाभास है सर? ये इस पर हँसने के अलावा राजनाथ सिंह को कल तक मतलब मोदी जी की सरकार आने से पहले तक एक समझदार और सुलझा हुआ नेता मानते थे। राजपूत हैं कास्ट से, राजपूत वचन के पक्के होते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह को अब देख करके लगता है कि ये जो है चारण हो गए हैं मोदी जी के। मोदी जी के सहयोगी नहीं है। मोदी जी को इन्होंने ही कहा था कि इन्हीं के अध्यक्षता में बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब मोदी जी जो है हेड बनाए गए थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह के बयान है, राजनाथ सिंह इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। अमित शाह एकदम मोदी जी के कार्बन कॉपी है, मोदी जी के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं, वो समझ में आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अमित शाह जो बोलते हैं उससे मुझे 1% की आपत्ति नहीं होती है। लेकिन राजनाथ सिंह जी के बोलने से आपत्ति होती है। जैसे आपके प्रोग्राम में एक बार मैंने कहा था शायद, या किसी और प्रोग्राम में, कि सुषमा स्वराज के ये बोलने से मुझे घोर आपत्ति हुई, दुःख हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, जीतती हैं चुनाव, तो हम अपने बाल मुड़वा देंगे। घोर हुँ, आपत्ति हुई, इसलिए कि मैं उनका सम्मान करता था, सुषमा स्वराज जी का। राजनाथ जी का मैं सम्मान करता हूँ कि राजनाथ जी उत्तर प्रदेश, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के वो नेता हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार का समाज एक जैसा समाज है। उन समाजों में कितनी अहमियत है सम्मान की, आपके बोलने की। हमारे यहाँ गाँव में कहावत है दिनेश भाई, यही मुँह पान खिलाता है, यही मुँह लात खिलाता है। समझ गए ना? हुँ, तो ये जो है इस तरह से क्यों बोलने लगे, इनकी भाषा क्यों बदल गई? क्या मंत्री बने रहने के लिए ये भाषा बदल गई? क्योंकि देश का हित तो आप नहीं सोच रहे हो। देश का हित सोचते तो ये घुस के मारने वाला जो डायलॉग बोल रहे हो, तो जो वहाँ से सोनम वांगचुक बोल रहे हैं, वो क्या है? उसको संज्ञान में लेते आप? 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात की जा रही है। उस पर आपने क्या बयान दिया? यही बात चीन के संदर्भ में बोलते, तो समझ में आता। तो आप क्या कह रहे हो चीन के संदर्भ में? अगर हमारे जगहों के नाम बदल देता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपका नाम बदल दूँ, फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राजनाथ सिंह की जगह कुछ और बोलने लगूँ, फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जब फ़र्क पड़ता है भाई साहब, मज़ाक उड़ता है। इससे ये होता है, मेरे घर का नाम कोई बदल दे, तो पता बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा उसका। ये क्या-क्या तर्क देते हैं, कभी दफ़ा लगता है कि ये इतने बौने हो थे, और ये देशभक्त, राष्ट्रभक्त, धर्मभक्त कैसे कहलाए? न धर्म के प्रति इनका कोई आस्था है, न राष्ट्र के प्रति इनको कोई आस्था है। और न, मैं तो ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी जाते-जाते बीजेपी को डुबा जाएँगे। जैसे ये राहुल गांधी के लिए कहते हैं ना कि राहुल गांधी काफ़ी है कांग्रेस को खत्म करने के लिए। मैं हुँ, बोलता हूँ राहुल गांधी तो कांग्रेस को वापस लेकर के आ गए, लेकिन हुँ। नरेंद्र मोदी जी लेके नहीं आ पाएँगे। बीजेपी को डुबो देंगे, वो गटर में डाल देंगे। जैसे मीडिया गटर में चला गया है, वैसे बीजेपी को डाल के जाएँगे। और जो बड़े-बड़े नेताओं ने, वाजपेयी जी की मैं बड़ी इज़्ज़त करता था। वाजपेयी जी जैसे नेता, सुषमा स्वराज जैसे नेता, जिन लोगों ने बीजेपी के लिए इतनी मेहनत की, भैरों सिंह शेखावत, ये ऐसे कई नेता थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी मेहनत पे इन्होंने कालिख लगा दी है। उनको मैला डाल दिया उनकी मेहनत पे। शर्म आती है कि अब हम कई बार हमको लगता है कि बीजेपी को हमने कई बार वोट दिया था, क्यों वोट दिया था? हमें नहीं पता था कि इनकी औलादें इतनी चौपट होंगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आज निकल कर आया। मोदी का न्यूज़ वीक को इंटरव्यू आता है, जिसमें वो चीन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी जो भारत की कमज़ोरी को दर्शा गया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी कल तक तो जयशंकर चीख-चीख कर कह रहे थे कि चीन हमारा दुश्मन है। अब मोदी जी कहते हैं कि चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं और लंबे वक्त से चल रही इस स्थिति को जल्दी सुलझाना चाहिए। फिर कोट अनकोट में क्या कहते हैं?
मेरा मानना है कि अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चल रही स्थिति को हमें तुरंत सुलझाने की जरूरत है ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा में मुश्किल स्थिति को पीछे छोड़ा जा सके। दोनों मुल्कों के बीच स्थायी और शांतिपूर्ण रिश्ते न केवल हम दोनों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक द्विपक्षीय बातचीत से हम सीमा पर शांति बहाल करने में सक्षम होंगे। सवाल ये होता है कि अल्टीमेटली क्या हम सरेंडर कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उसके सामने झुक रहे हैं कि हम समझौता करने को तैयार हैं? और आज चीन के ग्लोबल टाइम्स का स्टेटमेंट आ गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट चीन सरकार का आता है। हम मोदी के स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं कि एलएसी को दोनों पक्षों के द्वारा बैठकर सुलझाने की जरूरत है और इन मुद्दों पर हमें मोदी जी के विचार पसंद आए। मुझे लगता है कि पहली बार मोदी चीन के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एलएसी को सुलझाने की जरूरत है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जहां पर वहां पे रहो, हम जहां पर हम वहां रहेंगे, तो अपना सब कुछ गवा दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो नाम बदले जा रहे हैं, हम स्वीकार कर लें उसको। अब हम कमजोरी की दृष्टि से बातचीत कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। धनंजय कुमार जी, ये हमारा आज जी, का आखिरी सवाल। जी। देखिए, ये हमेशा ज़िक्र करते हैं कि नेहरू ने इतने किलोमीटर ज़मीन दे दी। क्यों ज़िक्र करते हैं? नेहरू ने ज़मीन दे दी या ज़मीन छीन ली गई, इस पे बहस करते रहिए फालतू के। लेकिन नेहरू जी के समय जो हुआ, आप उसको क्यों दोहरा रहे हैं? उसका दोहराने का मकसद क्या है? उसका दोहराने का मकसद है कि हमारे टाइम पे भी अगर छीना गया, तो आप बोलिए मत। उनके समय में भी ले गया, हमारे समय में भी ले गया। हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं, बताते रहते हैं ये। अरे! ताकत तो तब होती जब आप चीन से ज़मीन ले आते। अब वो दोहराने की ज़रूरत है। अब चीन को कहते कि तुमने जो वो ज़मीन ली है ना, वो हमारे नेहरू जी से छीनी थी तुमने। उस समय नेहरू कमज़ोर थे, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम तुमसे छीन लेंगे। ये बोलते? क्या पाकिस्तान से ऐसे ही समझौता करने को तैयार हैं? जैसे एलएसी पे बात कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि हम एलएसी पे बात करेंगे, क्यों बात करेंगे भाई? बात इसलिए करना चाहते हैं कि आपको लड़ नहीं सकते, आपको लगता है कि लड़ेंगे तो घाटे में चले जाएँगे। और मैं नहीं कहता हूँ लड़ने के लिए, लड़ना मैं तो लड़ाई के खिलाफ हूँ। क्यों किसी देश से हम लड़ाई लड़ें? ये दुनिया जो है कल फिर भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी, क्या होने वाला है कौन जानता है? ये दुनिया हमारे साथ थोड़े खत्म होने वाली है। हमारे पहले भी दुनिया थी, हमारे बाद भी दुनिया रहेगी। लेकिन हमको अपनी जो मानव समाज है, मानव सभ्यता है, उसमें दाग लगा के जाना है या उसमें जो है बिंदी टाँग के जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और देश के नेताओं के लिए, क्योंकि नेता जो है देश का प्रतिनिधि होता है। नेहरू देश के प्रतिनिधि थे। मोदी देश के प्रतिनिधि के तौर पे दुनिया में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जो जाते हैं और साइन करते हैं, जो भाषण देते हैं, नरेंद्र मोदी व्यक्ति के तौर पे नहीं भाषण देते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाते हैं कि भारत कह रहा है ऐसा। तो जब भारत कह रहा है, तो भारत जो है गुंडों का देश नहीं है। भारत बिलीव करता है कि पूरी सृष्टि में जो सभ्यता है, जो मनुष्यता है, उसके सबसे बड़े पैरोकार हम हैं। हम मनुष्यता के पैरोकार हैं। सारे धर्म हमारे जो है इसीलिए हैं, वो चाहे जैन धर्म हो, बुद्धिज़्म हो या हिंदुइज़्म हो, जब आप बात करते हो अहिंसा परमो धर्मः तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आप गिनाने लगोगे कि धर्म जो है फलाना है, वो धर्म कब है? जब हमारी जान पे आफ़त आ जाए तब है, जब हमारे बचने की कोई सूरत नहीं है तब है। इसलिए दुनिया के कानूनों में ये भी है कि आत्मरक्षार्थ अगर आप हमला करते हैं, तो अपराध नहीं कहा जाता है। पूरी दुनिया के कानून मानते, खाली भारत के कानून नहीं मानते, पूरी दुनिया के कानून मानते। और हम झंडा लेके चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अयम निजम परोबिति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम मानव सभ्यता की सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो सभ्य व्यक्ति की भूमिका क्या होती है? सभ्य व्यक्ति की भूमिका होती है कि वो बातों से बात करे। और नेहरू वही कर रहे थे। नेहरू ने वही किया था। लेकिन नेहरू को जो सदमा लगा था, उसका जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने छोड़ा नहीं था चीन को। और चीन आज भी याद करता है। मोदी जी के समय भले वो चीन उसको लग गया कि ये जो है 4000 किलोमीटर जो है, जो कब्जा किया है, वो मोदी जी के समय कब्जा किया। इंदिरा गांधी के समय कोई कब्जा करके नहीं दिखाया चीन ने। इंदिरा गांधी ने बतला दिया जूते मार करके चीनियों को कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि लड़ सको। इंदिरा गांधी ने ये भी बतला दिया था कि 1967 ये की लड़ाई थी। जी, और ये भी बतला दिया था इंदिरा गांधी ने कि हम जो पाकिस्तान जो कूद रहा है, देखो हम बांट के दिखा देते हैं, दुनिया क्या कर लेगी। वो हैसियत है, हिम्मत है।
गप करने में तो खूब आगे हो, मीडिया आपका चारण बना घूम रहा है, गटर मीडिया, वो गिनगिनाते रहो, आपके भक्त गुण गाते रहे, लेकिन बाकी देश क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है? मोदी मोदी के नारे लगाने से थोड़े, आंख बंद कर दो तो कबूतर बंद कर लेती है, तो क्या भाग जाएगा बिल्ली, भागेगी? तो चीन को आप कैसे जवाब दोगे? क्या तरीका है? क्या हथियार से जवाब देना चाहते हो चीन को? चीन को हथियारों से लड़ सकते हो आप? नहीं लड़ सकते हो चीन से। गांधी जो है, दुनिया के सामने जो उदाहरण रखा गांधी ने, कि अंग्रेजों जो सत्ता परिवर्तन हुआ बिना हिंसा के, सत्ता परिवर्तन हुआ, ये गांधी की काबिलियत है। उसको आप झुठला देते हो, बोलते हो गांधी की लाठी की वजह से सत्ता नहीं आई, बल्कि ढेर सारे लोगों ने बलिदान दिया। बलिदान दिया, वो काउंटर ये नहीं किया लोगों ने, बदले में मारा नहीं, हिंसा नहीं किया, अंग्रेजों ने हिंसा की, और दुनिया में अंग्रेजों पे थूका लोगों ने कि आपने गलत किया। जलियांवाला बाग जो हुआ, उसमें दुनिया में अंग्रेजों की किसी ने तारीफ नहीं की कि अंग्रेजों ने बड़ा महान काम किया था। गालियां दी लोगों ने अंग्रेजों को, आज भी गालियां देते हैं कि जलियांवाला बाग जो किया था वो तुम्हारी नीचता का परिचय देता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ये अब हमारे नागरिकों को, हम नागरिकों को समझना है। हम यहाँ पत्रकार के तौर पे हम नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं एक नागरिक के तौर पे बात कर रहे हैं, और पत्रकार के तौर पे हम इस तरह से बात करते हैं कि हमें आम लोग जितना समय देते हैं न्यूज को लेकर के, देश को लेकर के, हम पत्रकार हैं इसलिए ज्यादा समय देते हैं, हम ज्यादा चीजों को पढ़ते हैं, ज्यादा चीजों को सुनते हैं, इसलिए शायद हम ये बोल पा रहे हैं। लेकिन हमारे भीतर भी एक नागरिक का हृदय है, हम भी एक मनुष्य हैं, और एक मनुष्य होने के नाते हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो नहीं सही कर रहा है। जी। तो ये थी दर्शक मित्रों आज की हमारी पेशकश। उम्मीद है आपको पसंद आई। आज हमने काफ़ी वेरिड इश्यूज़ उठाए हैं और इसमें चीन का इश्यू भी हमने उठाया है, ख़ास तौर से जो मोदी जी ने कमज़ोरी दिखाई है और साथ में नॉन वेज के ऊपर जो उनके पहले कमेंट्स आए हैं, तो भारत में अब अगर मांस मच्छी अगर आपको खानी हो सावन में या नवरात्रि में, तो पहले मोदी जी से परमिशन ले लीजिएगा तब मांस मच्छी खाइएगा। अब वो आरएसएस की वो मानसिकता निकल कर बाहर आनी जो शुरू हो रही है, जिसे मैं कहता था ना कि एक सोच, एक विचार, एक झंडा, एक रंग, एक लिबास, एक खाना। अब वो एक खाना आपको बताने जा रहे हैं कि वो एक खाना क्या होगा कि आपको किसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। यानी कि चंद लोगों की भावनाओं की कदर करने के लिए जो मेजॉरिटी है वो अपना खाना छोड़ दे। दैट इज़ न्यू इंडिया आपके लिए, लेकिन शायद अज्ञानता इतनी गहरी है कि इन्हें हिंदुस्तान ना पहले कभी समझ आया, लेकिन इनसे पूछेंगे बार-बार मुगलिया मानसिकता की बात करते हैं, तो क्या इनके पुरखे कायर थे? जब मुगलों का रूल था क्या कर रहे थे? जब खिलजी का रूल था, तुगलक का रूल था, लोधी का रूल था, तो इनके कायर पुरखे क्या कर रहे थे आरएसएस और बीजेपी के? जब अंग्रेजों का 250 साल का शासन था, तब इनके कायर पुरखे क्या कर रहे थे? क्यों सामना नहीं कर पाए? और आज़ादी में तो कोई योगदान नहीं था, अब आके हमें सबक दे रहे हैं, प्लेटर के ऊपर बैठ के पोस्ट मिल गई है, तो हमें लेसन दे रहे हैं क्योंकि अपनी विरासत कायरों वाली है ऊपर से। यही होता है, यही एक जो होता है है आप, हिंदुस्तान के एक अंदर। आपके दर्शक है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक आपके दर्शक हैं मिर्जा जफर बेग। ये मिर्जा जफर बेग अगर बांग्लादेशी हैं या आप कहीं के भी हैं, आप बांग्लादेश का इतिहास पढ़ो यार तुम। अगर भारत नहीं होता, ये इंदिरा गांधी नहीं होती, तो ये जो लड़ाई हुई थी ना, काट दिए जाते आप लोग। बांग्लादेश से उस समय ढेर सारे लोग भाग करके आए थे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की कितनी मदद की है, अपने बाप से पूछो, बताएंगे वो। जी, जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आगे और धनंजय बाबू बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला न्यूज़ टाइम के साथ जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया।